नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में काम कर रहे हैं श्रीमान सईराम जी जाखड़। अध्याय 10 विश्व परिवहन एवं संचार। विश्व में परिवहन एवं संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवहन किसे कहते हैं? तो वस्तु तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। संचार संदेशों व सूचनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संचार व परिवहन में घनिष्ठ संबंध है, जिस कारण परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ भी कहा जाता है। तो संचार पथ परिवहन के सभी पथों को कहा जाता है। परिवहन की विधाएं देखिए। परिवहन की विधाओं को यदि हम देखें तो सबसे पहले आती है स्थल मार्ग। सड़क मार्ग कम दूरी के परिवहन के लिए सबसे उपयोगी है। स्थल मार्ग। दूसरा रेल मार्ग। भारी पदार्थ का बड़ी मात्रा में आंतरिक परिवहन के लिए रेल परिवहन सबसे उपयुक्त है। उसके बाद में आता है जल मार्ग। ये परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है। विश्व का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल मार्ग द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं वायु मार्ग। अधिक मूल्यवान, हल्की एवं शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए वायु परिवहन सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि पाइपलाइन व केबल मार्ग। पाइपलाइन द्वारा खनिज तेल का शीघ्रता से व कम लागत के अंदर परिवहन संभव हो पाता है। केबल मार्ग से संदेशों का आदान प्रदान शीघ्रता से व कम लागत में संभव हो पाता है। आगे देखते हैं रोपवे रज्जू मार्ग। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र जहां सड़क मार्ग का निर्माण उपयुक्त नहीं होता, रोपवे मार्ग का निर्माण वहां पर किया जाता है, जिसमें रस्सी तार के सहारे यात्रा की जाती है। ऑस्ट्रिया में ऐसे मार्गों को रज्जू मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो तारों और रस्सियों के माध्यम से बनाए जाते हैं। अगला आता है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन की यदि बात करें तो विश्व के कुल परिवहन का 60% से अधिक परिवहन है वो सड़क परिवहन के माध्यम से किया जाता है। कुल पर्यावरण प्रदूषण में सड़क परिवहन का योगदान 17.5% है। छोटी दूरी के परिवहन के लिए सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण व लाभदायक होता है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। भारी वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में सड़कें परिवहन के योग्य होती है और इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार वाणिज्य को विकसित करने व पर्यटन को बढ़ावा देने के में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है या निभाती है। आगे देखें कि सड़क परिवहन का विश्व वितरण किस रूप में है। तो विश्व के सड़क परिवहन में व्यापक विषमता पाई जाती है, समरूप नहीं है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क की कुल लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है और जिसका भी 33% भाग है वो उत्तरी अमेरिका में है और सर्वाधिक संख्या व घनत्व भी उत्तरी अमेरिका में है। सड़कों की लंबाई के घटते क्रम में देश हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। विश्व के प्रमुख महामार्ग देखें तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। क्या होती है? पक्की सड़कें, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं पान अमेरिकन महामार्ग।
यह विश्व का सबसे लंबा महामार्ग नेशनल हाईवे है जो दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, यूएसए व कनाडा को जोड़ता है। ट्रांस कनाडियन महामार्ग देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित कोलंबिया के वैंकूवर को पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। उसके बाद में देखते हैं अगला अलास्का राजमार्ग। अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एकार्ज से जोड़ता है। और उसके बाद में आपका आता है मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग, और यह यूरोप का महत्वपूर्ण राजमार्ग है। यूरोप में वाहनों की विशाल संख्या व महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है और इस घनिष्ठ दृष्टि से रूस का औद्योगिक प्रदेश अधिक विकसित है, जिसकी दूरी मास्को है। हालांकि रूस का विशाल क्षेत्र होने के कारण रेल मार्ग अधिक महत्व रखता है। और अगले पॉइंट में आते हैं तो देखते हैं चीन में महामार्ग तो प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए क्रिस कोर्स आकार के मार्गों का निर्माण करते हैं। और E40 यूरोप का सबसे लंबा राजमार्ग है जो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर फैला हुआ है। भारत में सड़कों का विकसित जाल पाया जाता है और भारत में 230 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में NH7 अब वर्तमान में NH44 राजमार्ग भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है जो भारत के 7 राज्यों से गुजरता हुआ कुल 2370 वर्ग किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित हैदराबाद गेट से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है और वर्तमान में इसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जोड़ दिया गया है जो अब श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है उनको आपस में जोड़ता है। आगे आता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो भारत में प्रमुख नगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है वो सड़क मार्ग से है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों को जोड़ती है। भारत में सड़क द्वारा तीव्र गति से माल ढुलाई के लिए कॉरिडोर गलियारों का विकास किया गया है जिसे उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा कश्मीर से कन्याकुमारी तथा पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम में को आपस में जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की बात करें तो मध्य प्रदेश के झांसी शहर में एक दूसरे को आपस में काटते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख राजमार्ग अल्जीरिया से गुयाना राजमार्ग है। सीमावर्ती सड़कें यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे निर्मित सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य सैन्य व प्रतिरक्षा की पूर्ति करना होता है, यानी सेना व प्रतिरक्षा की पूर्ति करना होता है। बी रेल मार्ग यदि देखें, रेल मार्गों के बारे में देखें, ए में सड़क परिवहन देख लिया तो अब आता है बी में पॉइंट में हमने निर्धारित किया है रेल मार्ग। तो रेल मार्गों के बारे में अध्ययन करें तो रेल परिवहन लंबी दूरी व भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन विधा है। रेल पाइपलाइन की चौड़ाई के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। और पहली होती है ब्रॉड गेज चौड़ाई जिसकी 1.67 मीटर होती है। दूसरी होती है मीटर गेज जिसकी 1 मीटर चौड़ाई होती है। अगली होती है नैरो गेज जिसे 0.762 मीटर, मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में इसको उपयोग में लिया जाता है। तो इनको महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना है। उसके बाद में स्टैंडर्ड गेज जो मानक लाइन 1.44 मीटर, ब्रिटेन में मानक लाइन का उपयोग किया जाता है और भारत में मेट्रो ट्रेनों के संचालन में मानक रेल लाइन का उपयोग किया गया है। इस प्रकार इन रेल मार्गों का अलग अलग रूप में विभाजन किया। उसके बाद में विश्व में रेल मार्ग वितरण 1769 में जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था
तथा 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रथम रेल इंजन बनाया था। विश्व में प्रथम रेल 27 सितंबर 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टोकटन व डर्लिंगटन के मध्य 40 किलोमीटर प्रारंभ हुई थी और भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने मात्र 34 किलोमीटर के मध्य चलाई गई थी। विश्व में लगभग 13 लाख किमी लंबा रेल मार्ग यातायात मार्ग है। यूरोप में विश्व का सबसे सघन रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो लगभग 44,000 किलोमीटर लंबा 4,40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। बेल्जियम में रेल मार्ग का घनत्व सर्वाधिक है, जो प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर है। उसके बाद में यदि हम आगे की बात करें तो आता है रूस के कुल परिवहन का 90% भाग रेल परिवहन द्वारा होता है, जो विश्व में सर्वाधिक है। मास्को इसका केंद्र है, जहां भूमिगत रेल मार्ग भी विकसित किए गए हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल नेटवर्क है, जो विश्व की कुल रेल मार्ग का लगभग 40% है। और कनाडा रेल मार्ग की बात करें तो सार्वजनिक सेक्टर में है, जो संपूर्ण विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है। न्यूजीलैंड में रेल सेवा का कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में केंद्रित किए गए हैं। पहला अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र है और दूसरा आपका आता है ब्राजील के कॉफी उत्पादक यानी फजेंडा प्रदेश। यहाँ दक्षिणी अमेरिका का 40% रेल नेटवर्क पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में एकमात्र ट्रांस रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वत के पार 3,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उस प्लाटा ई से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना को वेलपेराइजो यानी चिल्ली से आपस में क्या करता है, जोड़ता है। एशिया में रेल नेटवर्क की बात करें तो एशिया में जापान, चीन, भारत में सघन रेल नेटवर्क पाया जाता है और भारत में एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क पाया जाता है, जो विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्ततम रेल नेटवर्क भी है। भारतीय रेल 17 प्रमुख खंडों यानी जोन में विभाजित किया गया है और 17वां व नवीनतम खंड है वो कोलकाता मेट्रो कारपोरेशन है। प्रश्न पूछ सकता है 17वां कौन सा है, तो कोलकाता मेट्रो कारपोरेशन 17वां नवीन रेलवे जोन है। अफ्रीका के प्रमुख रेल मार्गों की बात करें तो आता है बेंगुएला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी से होकर गुजरता है। दूसरा देखे तो तंजानिया रेल मार्ग, जो जामिया तांबा पेटी से तट पर स्थित दारे सलाम तक जाता है। विश्व के प्रमुख रेल मार्गों की बात करें तो सबसे पहले आता है ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। ट्रांस लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है के पार होता है, अर्थात रेल मार्ग जो एक महाद्वीप के दोनों छोरों को जोड़ता है ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। और इसका निर्माण आर्थिक व राजनीतिक कारणों से लंबी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रांस जो रेल मार्ग है उसका उपयोग किया जाता है, ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। अगला आता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा 9,560 किलोमीटर दोहरे पथ वाला विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो रूस के पश्चिमी तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। और इस रेल मार्ग की शुरुआत 1905 में हुई। यह रेल मार्ग एशियाई देशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। मास्को, कजान, ट्यूमिन आदि इसके प्रमुख जंक्शन है। वहीं सीता एक प्रसिद्ध कृषि केंद्र भी है। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग की बात करें तो कनाडा के पूर्वी छोर पर स्थित हैलिफैक्स से पश्चिम में
मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग से प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। और इसका निर्माण है वो 1886 में एक संधि के तहत ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। और यह रेल मार्ग कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग माना गया है, जिसे कनाडा की आर्थिक धमनी कहते हैं। कनाडा की आर्थिक धमनी। आगे बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल मार्ग, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल मार्ग में देखें तो सबसे पहले आता है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। न्यूयॉर्क को सिएटल से जोड़ता है, जो 6100 किलोमीटर लंबा है। ये यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र पिट्सबर्ग के मध्य से गुजरता है। और आगे बात करें तो मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित फ्रांसिस्को से इनको जोड़ता है। उसके बाद में आता है दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो यह रेल मार्ग की ओर से लॉस एंजल्स तक जाता है, जो यूएसए की उद्योग पेटी के मध्य से गुजरता है। लॉस एंजलिस फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना गया है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ से शुरू होकर सिडनी तक मार्ग जाता है। एक अन्य उत्तर दक्षिण रेल लाइन जो एडिलेड को जोड़ती है, किसको जोड़ती है? एडिलेड को जोड़ती है, जहां स्वर्ण खाने उपलब्ध है। केप कायरा रेल मार्ग, यह अफ्रीका का प्रमुख रेल मार्ग है, जो काहिरा मिस्र से प्रारंभ होकर केप टाउन यानी दक्षिणी अफ्रीका तक 14,000 किलोमीटर लंबा है, जो दक्षिणी अफ्रीका के औद्योगिक नगरी प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, जो स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है, और किम्बरले व केप टाउन शहर तक जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग की बात करें तो ये यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो पेरिस से इस्तांबुल यानी तुर्की तक जाता है। और ये रास्ता समुद्री मार्ग से 10 दिनों में व रेल मार्ग द्वारा मात्र 96 घंटों में पूर्ण हो जाता है। निर्यात में पनीर, मांस, शराब, फल आदि प्रमुख है। इसका निर्यात है वो इन महामार्गों में किया जाता है। आगे आता है जल परिवहन। जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना गया है, क्योंकि जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। दूसरा, जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। और जल परिवहन में ऊर्जा लागत भी कम होती है। जल परिवहन के प्रकार यदि देखें तो जल परिवहन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला आपका आता है समुद्री जल मार्ग और दूसरा आता है आंतरिक जल मार्ग। समुद्री जल मार्ग की यदि बात करें तो समुद्री परिवहन एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल या बाहरी पदार्थों का लंबी दूरी के लिए परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त है। वो कौन सा जल मार्ग है? समुद्री जल मार्ग है, वो उपयुक्त रहता है। विश्व के प्रमुख समुद्री जल मार्गों की बात करें तो आपका आता है सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग। यह मार्ग उत्तर पूर्वी यूएसए व पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 यानी 25% विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा होता है और विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग होने के कारण इसे वृहद ट्रक मार्ग भी या ग्रांड ट्रक वे भी कहा जाता है। औद्योगिक विकास दोनों तटों पर अत्यधिक हुआ है। पहला आता है हिंद भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में हिंद महासागर के समुद्री जल मार्ग, यह संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है, जो विश्व की 75% जनसंख्या की सेवा करता है। ये जल मार्ग विश्व के प्राचीन आद्य स्थल क्षेत्रों से गुजरता है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो व सिंगापुर इस मार्ग पर प्रमुख पतन नगर है। यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक विकसित औद्योगिक पश्चिमी यूरोप को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की
वाणिज्यिक, कृषि व पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। उसके बाद में देखते हैं उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग। यदि इसकी बात करें तो ये जलमार्ग हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है तथा पश्चिमी यूरोप व पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिकी देशों से मिलाता है। और यह कम महत्वपूर्ण जलमार्ग है क्योंकि दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन है। तीसरा आता है प्रशांत महासागर। तो यह जलमार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशिया के पतनों से जोड़ता है। उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापारिक मार्गों का संधि स्थल होनोलुलु एक प्रमुख पतन माना गया है। ये वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, योकोहामा, हांगकांग, मनीला व सिंगापुर को आपस में जोड़ा करता है। यदि बात करें दक्षिणी प्रशांत महासागर जलमार्ग की तो इस जलमार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस व इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। और आगे देखते हैं अगले बिंदु में कि तटीय नौ परिवहन। तो तटीय नौ परिवहन की बात करें तो तटीय नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए अधिक उपयोगी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत व यूरोप के सैन्यगन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयोगी है। सेनेगल राष्ट्र ये यूरोप के तटवर्ती देशों का एक संघ है जो तटवर्ती व्यापार को कर मुक्त करना व आपसी सहयोग के उद्देश्य से 1995 में गठित किया गया था। नौ परिवहन की बात करें तो नौ परिवहन नहरें में आता है कि मानव द्वारा निर्मित जलमार्ग जो दो बड़े जल भागों को जोड़ता है नहर कहलाती है। क्या कहलाती है? नहर। नहर का उपयोग खेती के लिए जल को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। अगले पॉइंट में चलते हैं तो स्वेज नहर। देखिए स्वेज नहर का निर्माण है वो फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेरेप्स ने के निर्देशन में किया गया था। और स्वेज नहर का निर्माण 1859 में प्रारंभ होकर 1869 में पूर्ण हुआ था, जो मिस्र के पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज तक 162 किलोमीटर लंबी व 11 से 15 मीटर गहरी है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और स्वेज नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश प्रदान करती है। यह नहर जल बंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर है, जो स्वेज नहर के खुलने से भारत व यूरोप के मध्य लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी है वो क्या हो गई? कम हो गई। स्वेज नहर को ब्रिटेन की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन की जीवन रेखा। आगे आता है पनामा नहर। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1914 में पनामा जलडमरू को काटकर किया गया था। इसके दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल नाम दिया गया था। और यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 12 किलोमीटर नहर अत्यधिक गहरी है, कटान से युक्त है और इस नहर में कुल 6 जल बंधक तंत्र है। इस नहर द्वारा न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। नहर में जल बंधक व असमतल सतह के कारण इसका आर्थिक महत्व स्वेज नहर की तुलना में कम है। और अगले बिंदु की तरफ चलते हैं तो आता है आपका आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग की यदि हम बात करें तो आंतरिक जलमार्ग का विकास है वो नहर की नौगम्यता, चौड़ाई, गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन का साधन होती है। आंतरिक जलमार्ग द्वारा कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक आवश्यक अधिक पाया आयात किया जाता है। और आंतरिक जलमार्ग के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में
सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार आंतरिक जलमार्ग प्रस्तुत है। उसके बाद में अगला बिंदु आता है, विश्व की प्रमुख आंतरिक जलमार्ग नदियां कौन सी हैं? तो देखते हैं, यूरोप के आंतरिक जलमार्ग सबसे पहले आती है राइन नदी जलमार्ग। राइन नदी जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है और नीदरलैंड में अपने मुहाने रोटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। रूर नदी इसमें पूर्व से आकर मिलती है और ये नदी रूर कोयला प्रदेश से होकर के गुजरती है, जिस कारण इसे कोयला या काली नदी भी कहा जाता है। अगले बिंदु में चलते हैं तो डेन्यूब जलमार्ग देखते हैं। ये पूर्वी यूरोप का महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है जो ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी से निकल करके पूर्व की ओर बहती है। यदि आगे बात करें तो वोल्गा जलमार्ग ये रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। ये नदी 11,200 किलोमीटर लंबी है जो कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। कैस्पियन सागर में। आगे आता है उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। तो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग में देखते हैं तो यूएसए व कनाडा का महान झील क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 वृहद झीलें सुपीरियर, यूरेन, इरी, ओटेरियो व मिशिगन सू नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। सेंट लॉरेंस नदी वृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण किया करती है। मिसिसिपी जलमार्ग को देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है और लंबे स्टीमर इस मार्ग द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। और एशिया के आंतरिक जलमार्ग चीन में हांगो नदी, यांगती सिक्यांग व सिक्यांग नदी परिवहन योग्य है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में इरावदी तथा मीनाम नदियां आंतरिक जल परिवहन के रूप में उपयोगी है। और भारत में गंगा नदी सबसे प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन, अफ्रीका में नील नदी, कांगो नदी, नाइजर, तेल नदी, ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी आंतरिक परिवहन के प्रमुख स्रोत के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में आते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में यदि हम देखें तो वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है और लंबी दूरी की यात्रा, मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन के लिए यह सबसे उपयुक्त है। अगम्य स्थानों जैसे पर्वत, हिम क्षेत्रों, विषम मरुस्थलीय भाग में पहुंचना आसान होता है। यह सामरिक महत्व भी रखता है। ब्रिटेन में वायु परिवहन वाणिज्यिक व संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु परिवहन सामरिक महत्व का है। सुपरसोनिक वायुयान लंदन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 3 से 3.5 घंटे में तय कर लेता है। वायु मार्ग मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय वायु मार्ग है वो प्रमुख होते हैं। तो कितनी देर में तय करते हैं? मात्र 3.5 घंटे में। उसके बाद में आते हैं पाइपलाइन की तरफ। तो पाइपलाइन परिवहन की बात करें तो जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइन का व्यापक प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस, तरलीकृत कोयला व न्यूजीलैंड में फार्म से फैक्ट्री तक दूध को पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ देखिए तो पाइपलाइन उबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछा जा सकती है। पाइपलाइन के संचालन व रखरखाव का खर्च कम आता है। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसमी दशाओं का प्रभाव भी नहीं पड़ता। आपूर्ति में निरंतरता बनी रहती है, इसलिए ये पाइपलाइन प्रयोग किया जाता था। विश्व में प्रमुख पाइपलाइन की बात करें तो सबसे पहले आती है बिग इंच, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की
एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित है। तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल का परिवहन करती है। और दूसरी आती है आपकी ताप लाइन, ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन। ये पाइपलाइन फारस की खाड़ी ग्रीस से तेल को इटली तक पहुंचाती है। उसके बाद में चलते हैं कामेकान पाइपलाइन की तरफ है। तो यह रूस में स्थित है जो वोल्गा तथा यूराल से तेल को पूरी यूरोपियन देशों तक पहुंचाती है। उसके बाद में बात करते हैं एशिया की प्रथम पाइपलाइन ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के नाहर कटिया से बरौनी यानी बिहार तक डाली गई है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका आता है HVJ पाइपलाइन जो गुजरात के हाजीरा, मध्य प्रदेश के विजयपुर तथा उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर के मध्य भारत की प्रथम क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। आपसे पूछ भी सकता है HVJ का पूरा नाम, तो HVJ का पूरा नाम हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर माना गया है। उसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं। ईरान की बात करें तो भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी पाइपलाइन होगी। उसके बाद में तापी पाइपलाइन की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत के मध्य 1814 किलोमीटर लंबी तेल व गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। संचार, अगला आता है संचार। संचार किसे कहते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन यानी संचार लैटिन भाषा के कम्युनिज प्लस कम्युनिकेयर शब्दों से मिलकर बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ है संदेशों का आदान प्रदान, अर्थात विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो वर्तमान में विभिन्न संचार माध्यमों में टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, उपग्रह संचार, साइबर स्पेस इंटरनेट प्रमुख है। सैमुअल मॉरिस ने टेलीग्राफ 1844 में, ग्राहम बेल ने टेलीफोन 1876 में और मार्कोनी ने रेडियो तथा JL बेड ने 1926 में टेलीविजन का आविष्कार करके संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। बात आती है इंटरनेट की, तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर का विशाल व विश्वव्यापी जाल है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पाता है। यह संसार का सबसे बड़ा सूचना प्रदाता नेटवर्क है, जिस कारण इंटरनेट को सूचना मार्ग भी कहा जाता है। इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 1969 में किया गया। भारत में 1995 से इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है और इंटरनेट का उपयोग यदि हम देखें तो इंटरनेट द्वारा संचार, ईमेल, शिक्षा अनुसंधान, वित्तीय लेन देन, सूचनाओं के संप्रेषण व प्राप्त करने में तथा ऑनलाइन बुकिंग व शॉपिंग आदि अनेक कार्यों में करते हैं। इस प्रकार आगे देखें उपग्रह संचार की बात करें तो उपग्रह संचार की परिकल्पना 1945 में ऑर्थर क्लार्क ने ब्रिटिश पत्रिका वायरलेस वर्ल्ड में दी। संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह का प्रयोग करना उपग्रह संचार कहलाता है और उपग्रह संचार की दृष्टि से USA व रूस अग्रणी है। 1970 के दशक में उपग्रह संचार प्रणाली का प्रारंभ हुआ था और उपग्रह संचार में लेजर के प्रयोग से सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पाया। भारत में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया और भारत का प्रथम सूचना उपग्रह एप्पल प्रक्षेपण 18 जून 1981 को किया गया। प्यारे विद्यार्थी, इन तारीखों को ध्यान से देखना। एडुसेट शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने वाला प्रमुख उपग्रह साइबर स्पेस इंटरनेट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत क्षेत्र का संसार है
जो इंटरनेट व WWW जैसी प्रौद्योगिकी से संचालित होता है। WWW का विस्तृत रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आगे आता है वैश्विक ग्राम के बारे में यदि हम बात करें, यानी ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव का मतलब है विश्व के लोगों का एक दूसरे से आपस में जुड़ना। ये जुड़ाव यातायात या संचार के माध्यम से हो सकता है। विभिन्न माध्यमों से आपस में संपर्क स्थापित हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा विश्व एक परिवार या गांव में बदल गया है। सबसे पहले मार्शल मैकलुहान ने ग्लोबल विलेज की परिकल्पना की थी और उन्होंने इसकी कल्पना इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से लोगों के आपस में जुड़ने से की थी। आज इंटरनेट, फेसबुक और ट्विटर की वजह से पूरा विश्व एक तरह से ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव बन गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं भंवरलाल मीणा, धन्यवाद।